हेलो सिविलियंस, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 321 से। इससे पहले 320 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के फ्रॉम द यूथ पब्लिकेशन ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट होगा बीपीएससी ए के लिए, जो जिसका एग्जाम लगभग फाइनल हो चुका है 21 जून। ठीक है, 21 से 23 जून के बीच में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कुछ भी पीडीएफ वगैरह या कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है तो वहां पे मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 321 क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ सीमेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स फाइननेस। तो सीमेंट का जो रिएक्शन होता है, हाइड्रेशन रिएक्शन होगा या हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं इसको, पानी डालने के बाद जो रिएक्शन होगा उसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो ये किस पर डिपेंड करता है? इसके लिए चाहिए, ये रिएक्शन के लिए चाहिए आपको सरफेस एरिया। क्या चाहिए? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कौन सा फैक्टर प्रोवाइड करेगा? तो फाइननेस। जितना फाइन होगा, जितना छोटा पार्टिकल होगा सीमेंट का, उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो उतना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा। ठीक है, तो इसका फाइननेस हो जाएगा आंसर। और किस पर डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर एट विच हाइड्रेशन टेक प्लेस। किस टेम्परेचर पे हाइड्रेशन हो रहा है तो उस पर डिपेंड करेगा। सीमेंट के फाइननेस पे तो करेगा ही, साथ साथ सीमेंट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 322 क्या बोल रहा है? द परसेंटेज ऑफ द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर सीविंग गुड पोर्टलैंड सीमेंट इन 90 माइक्रॉन सीव शुड नॉट एक्सीड। तो 90 माइक्रॉन का सीव लेते हैं। ठीक है, उस पर अगर हम एक अच्छा पोर्टलैंड सीमेंट होगा, उस पर कुछ रखेंगे, मान लीजिए 100 ग्राम रखते हैं, तो इसमें से कुछ छन के नीचे गिरेगा, तो इस पर जो रेसिड्यू बच गया वो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? तो वो होगा आपको 10%। ठीक है, तो एक गुड पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन टेस्टेड फॉर फाइननेस, तो जो सीवी टेस्ट है ये किस प्रॉपर्टी का टेस्ट है? ये आपका फाइननेस टेस्ट करता है। द परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर सीविंग इन 90 माइक्रॉन आईएससी शुड नॉट एक्सीड 10%। तो 10% से ज़्यादा उस पर नहीं बचे रहना चाहिए अगर वो पोर्टलैंड सीमेंट अच्छा है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लिंकर इज फॉर्म्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ। जो क्लिंकर फॉर्म होता है, क्लिंकर क्या होता है? बेसिकली सीमेंट होता है। जब सीमेंट को हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो लास्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्लिंकर कहते हैं। तो उसको किस टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे क्लिंकर फॉर्म करता है? तो याद रखिएगा 1500 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर इज मेड बाय हीटिंग ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ रॉ मटेरियल्स इन रोटरी किल एट हाई टेम्परेचर। तो पोर्टलैंड सीमेंट का जो क्लिंकर होगा वो कैसे बनेगा? उसका जो भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या क्या हो सकता है? तो कैलकेरियस कंपाउंड होगा प्लस एर्गिलेसियस कंपाउंड होगा। इसको मिलाएंगे, एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे, रोटरी किल में ले जाकर और हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। ठीक है, तो लगभग 1450 से 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये क्या करता है? कंबाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंग्रेडिएंट्स इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है? आपका लाइम है। लाइम कितना होता है? 62 से 67% के बीच में होगा, लाइम स्टोन होगा। ठीक है, अगर हम देखें तो लाइम कैल्शियम ऑक्साइड आपका 62-63% एवरेज होगा। फिर सिलिका है 17 से 25% के बीच में, 20% एवरेज हो गया। फिर एल्यूमिना है 6% हो गया। आयरन ऑक्साइड हो गया आपका, ये भी 3% है। फिर मैग्नीशिया है 2%। सोडा और पोटास है 1%। और सल्फर डाइऑक्साइड है 1.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पोर्टलैंड सीमेंट द स्ट्रेंथ आफ्टर 2 to 3 years इज कंट्रीब्यूटेड बाय द कंपाउंड। तो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है ये। डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S। तो अलग अलग बॉक्स कंपाउंड फॉर्म होते हैं, जैसे कि C3S हो गया, C2S हो गया, C3A हो गया, C4AF हो गया। तो जो C2S है ये बाद में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, अगले 1 साल के बाद प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दूसरा क्या? इसको लो हीट सीमेंट भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन कम निकलता है, धीरे धीरे रिएक्ट करता है और बाद में जाकर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो इसका यूज कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे मास कंक्रीटिंग वर्क, जैसे कि डैम बनाने में, क्योंकि वहाँ पे बाद में टाइम लगता है बनने में, तो हमें बाद में स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ पे यूज कर लेंगे। तो आंसर क्या हो गया? डाई कैल्शियम सिलिकेट बी हो गया। ठीक है, तो इंपोर्टेंट सीमेंट द स्ट्रेंथ आफ्टर 2 to 3 years इज कंट्रीब्यूटेड बाय द कंपाउंड डाइकैल्शियम सिलिकेट। डाइकैल्शियम सिलिकेट होता कितना है पूरे सीमेंट में? तो 25 से 40% के बीच में होगा, C2S होगा। ये धीरे धीरे हाइड्रेट करेगा, एक लंबा वक्त लेगा स्ट्रेंथ अचीव करने में। ठीक है, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा C। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब लेटर स्ट्रेंथ, बाद में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और एक खासियत इसमें यह भी है कि केमिकल अटैक के अगेंस्ट जो रेसिस्टेंस होगा उसका रेसिस्टेंस बढ़ा देगा। अगर केमिकल अटैक होता है स्ट्रक्चर पे तो ये C2S ही आएगा और वही इसको बचाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट टाइप यूज फॉर कैनाल लाइनिंग। कैनाल लाइनिंग के टाइम में जो कैनाल लाइनिंग करते हैं वहाँ पे कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, तो वहाँ पे करेंगे सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट यूज करेंगे कैनाल लाइनिंग में। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग की बात करें तो ये कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे हमें जल्दी स्ट्रेंथ की आवश्यकता होगी, जैसे कि रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहा है, या कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं जहाँ पे हमको स्ट्रेंथ ज़्यादा जल्दी चाहिए होगा। अब रोड है उसको तुरंत चालू करना होता है, तो वहाँ पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्विक सेटिंग सीमेंट कहाँ पे यूज़ करेंगे, अंडर वाटर कंक्रीटिंग। अगर पानी के अंदर कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्विक सेटिंग सीमेंट हम यूज़ कर लेंगे। पुतलाना सीमेंट कहाँ पे यूज़ करेंगे, मैराइन वर्क पे करेंगे। ठीक है, या मास कंक्रीटिंग ऑपरेशन में करेंगे, जैसे कि डैम हो गया, लार्ज फाउंडेशन हो गया, तो वहाँ पे हम पुतलाना सीमेंट यूज़ करेंगे। कैनाल लाइनिंग पे क्या यूज़ कर रहे हैं, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, क्योंकि कैनाल में क्या होता है, पानी में क्या होता है, सल्फर वगैरह होता है, तो उससे स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, तो वहाँ पे हम सल्फेट को रेसिस्ट करने वाला सीमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रेशन ऑफ विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन लेटर एज। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अब जस्ट हमने देखा लेटर एज पे कौन सा है, तो C2S है, डाई कैल्शियम सिलिकेट है। ठीक है, तो C3S एंड C2S ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए सीमेंट में। जो C3S है वो आपको फर्स्ट 4 वीक, मतलब पहला जो महीना होता है ना, 28 दिनों तक, 7 से 28 दिनों तक में जो स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट होगा वो प्रोवाइड करेगा आपका C3S। जो C2S है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, वो क्या करेगा 4 वीक के बाद, मतलब बाद में C2S स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। लेकिन एट द एंड अल्टीमेटली क्या होता है, दोनों का जो स्ट्रेंथ होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, वो क्या होगा, इक्वली कंट्रीब्यूशन होगा दोनों का, C3S हो या C2S हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लाई एस। फ्लाई एस के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट नहीं है। एज पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट इन द रेंज ऑफ 15 to 30%, फ्लाई एस reduces the strength in initial period, but once the pozzolanic process sets in, higher strength can be obtained। जिसमें क्या बोल रहा है कि जब हम सीमेंट कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो सीमेंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं फ्लाई एस से। 15 से 30% के बीच में सीमेंट निकाल लिया और उतना ही फ्लाई एस डाल दिया। तो इसे डालने से क्या होगा, इनिशियल पीरियड में, शुरुआती दिनों में स्ट्रेंथ कुछ कम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही पोजोलानिक प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हायर स्ट्रेंथ अप्टेन कर सकते हैं। तो पोजोलानिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि जब पोजोलाना होता है, जो फ्लाई एश जिसको बोलते हैं, उसमें अपने पास कोई सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पानी के साथ वो रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसमें आपका सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी होता है। तो शुरू में तो उसके पास अपना कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो स्ट्रेंथ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, उसके पास अपना एक क्या होगा, सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी होगा, जिससे वो स्ट्रेंथ अचीव कर पाएगा। इसलिए ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, फ्लाई एश एज अ पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड हैज अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ इवन एट अर्ली फेज। ये गलत है। एक तो अर्ली स्टेज बोल दिया, दूसरी बात सैंड को रिप्लेसमेंट नहीं होता है, ये सीमेंट का रिप्लेसमेंट होता है। ये गलत हो गया, तो यही आंसर हो गया। थर्ड क्या बोला, फ्लाई एश एज पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड इज इकोनॉमिकल। ठीक है, तो इकोनॉमिकल तो होगा ही अगर रिप्लेस करते हैं, तो ये सही है। साइमल्टेनियस रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट एंड फाइन एग्रीगेट इनेबल्स द स्ट्रेंथ एट स्पेसिफाइड एज टू बी इक्वल्ड डिपेंडिंग अपॉन द वाटर कंटेंट। ठीक है, साथ में अगर रिप्लेस कर रहे हैं सीमेंट को, फाइन एग्रीगेट को, तो क्या होगा, स्पेसिफाइड एज पे वाटर कंटेंट के आधार पे एक स्ट्रेंथ हमको मिल सकता है ठीक ठाक। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो फ्लाई एश होता क्या है, तो फ्लाई एश इज हेट्रोजीनियस बाई प्रोडक्ट मटीरियल प्रोड्यूस्ड इन द कंबशन प्रोसेस ऑफ कोल यूज्ड इन पावर स्टेशन। तो थर्मल पावर स्टेशन में जो कोल का कंबशन होता है, तो उसके बाद एक बाई प्रोडक्ट मटेरियल के रूप में निकलेगा हेट्रोजीनियस प्रोसेस में, मतलब हेट्रोजीनियस होता है मटेरियल होगा, तो उसको बोलते हैं फ्लाई एश बोलते हैं। फ्लाई एश इज यूज्ड इन कंक्रीट, माइंस, लैंडफिल्स एंड डैम। तो फ्लाई एश कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, कंक्रीट में हो सकता है, माइंस में हो सकता है, लैंडफिल्स और डैम्स में यूज हो सकता है। ठीक है, और ये ऑब्जर्व किया गया कि लगभग 20% अगर रिप्लेसमेंट करते हैं पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का फ्लाई एश से, तो जो स्ट्रेंथ इंक्रीज है वो मार्जिनली इंक्रीज करता है, 1.9 to 3.2% के बीच में इंक्रीज करेगा। ठीक है, और फ्लाई एश जो है कॉस्टलियर देन सैंड, वो सैंड से महंगा होता है, हेंस यूजिंग दिस इन प्लेस ऑफ सैंड विल नॉट बी इकोनॉमिकल। ठीक है, तो फ्लाई एश विल ओनली कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथ ओनली व्हेन द पोजोलानिक रिएक्शन सेट्स इन। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाउट लग रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा होगा, फ्लाई एश इज कॉस्टलियर देन सैंड, सैंड से कॉस्टलियर होता है, हेंस यूजिंग दिस इन प्लेस ऑफ सैंड विल नॉट बी इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल नहीं होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। फ्लाई एश एज ए पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड इज इकोनॉमिकल, तो ये भी गलत है। यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट, तो बी और सी दोनों होना चाहिए। ठीक है, अर्ली एज पे तो नहीं प्रोवाइड करेगा, बाद में करता है जब पोजोलानिक एक्शन सेट हो जाता है, तो ये तो गलत है ही। सी भी आपका गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। और सीमेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, हाईली रिएक्टिव पोजोलानास इनहांस द अर्ली एज स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोजिट सीमेंट। तो यही पहला वाला ही गलत है। जो पोजोलाना है वो आपका क्या होता है, अर्ली एज स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, ये बाद में जब पोजोलानिक एक्शन सेट हो जाएगा तब जाके तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पोजोलानिक एक्टिविटी रिफाइंस पोर स्ट्रक्चर विच डिक्रीजेस इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, जो पोजोलानिक एक्टिविटी स्टार्ट होगा तो वो क्या करेगा, पोर स्ट्रक्चर को रिफाइन करेगा, इससे जो इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस होगा कंक्रीट का वो कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा, तो ये सही है। द एक्सपेंशन ड्यू टू अल्कली सिलिका रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ एज हाई एज 60% ऑफ ओपीसी विथ हाई कैल्शियम पोजोलाना, ये भी सही है। जो अल्कली सिलिका रिएक्शन के कारण जो एक्सपेंशन होता है सीमेंट के अंदर में, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ओपीसी को हम रिप्लेस कर देंगे, जिससे हाई कैल्शियम पोजोलाना से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन के कारण एक्सपेंशन देखने को मिलता है, क्रैकिंग होता है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, सच हाई अमाउंट ऑफ रिप्लेसमेंट सीमेंट्स रिजल्ट इन हायर एक्सेलरेटेड कार्बोनेशन डेप्थ्स कंपेयर टू प्योर यूज ऑफ ओपीसीएल, तो ये भी सही है। ठीक है, तो कंपोजिट सीमेंट होता क्या है? कंपोजिट सीमेंट की अगर बात करें तो इसमें 60% ओपीसी होगा, 30% फ्लाई एश होगा और 5% लाइमस्टोन पाउडर होगा। ठीक है, हैज हायर स्ट्रेंथ देन पीपीसी। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के कंपेरिजन में कंपोजिट सीमेंट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, इवन इन हाईली रिएक्टिव पोजोलानास स्ट्रेंथ गेन ड्यू टू पोजोलानिक एक्शन डज नॉट स्टार्ट इमीडिएटली। अगर हाईली रिएक्टिव पोजोलाना भी है, वहाँ भी जो स्ट्रेंथ गेन होता है वो इमीडिएटली नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ गेन के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, और ये तुरंत नहीं मिलता है, ये टाइम लगता है। हाइड्रेशन होता है C3S एंड C2S का, उसके बाद मिलेगा। ठीक है, एक्सपेंशन इज सेल्डम एब्जॉर्ब्ड विद द अल्कली कंटेंट इज बिलो 0.6%। ठीक है, अगर जो अल्कली का कंटेंट है वो 0.6% से कम है तो एक्सपेंशन बहुत ही रेयर ही दिखता है, बहुत ही कम चांस है कि देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिक सीमेंट ग्रेन्स पजेस लो वेटिंग एबिलिटी। तो बिल्कुल सही बात है, जो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रो उसको फोबिया है, पानी से फोबिया है, पानी को दूर भगा रहा है सीमेंट ग्रेन्स, तो उसमें लो वेटिंग एबिलिटी होगा, पानी से जो भीगने का क्षमता होगा, कैपेसिटी होगा उसका कम होगा, तो ये सही है। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज यूजफुल इन कंक्रीट अंडर स्टैटिक और रनिंग वाटर, तो ये गलत है। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, यहाँ पे हम रनिंग वाटर या पानी जो स्टैटिक है वहाँ पे हम क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करते हैं। ठीक है, ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, क्विक सेटिंग सीमेंट हेल्प्स कंक्रीट टू अटेन हाई स्ट्रेंथ इन द इनिशियल पीरियड। तो इनिशियल पीरियड में हाई स्ट्रेंथ अटेन करने के लिए कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, वहां पे हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे, तो ये भी गलत है। तो ये दोनों आपका पलट गया। व्हाइट सीमेंट इज जस्ट अ वैरायटी ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट फ्री ऑफ कलरिंग ऑक्साइड, तो ये भी सही है। जो व्हाइट सीमेंट है एक क्या है, टाइप ऑफ सीमेंट है जिसमें कलरिंग ऑक्साइड नहीं होता है, तो ये सही हो गया। तो 1 और 4 इसका सही आंसर हो गया। ठीक, तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट ऑल्सो फीचर्स ग्रेटर वाटर रेसिस्टेंस। क्या होता है, ग्रेटर वाटर रेसिस्टेंस होगा एंड वाटर इम्परमेबिलिटी, पानी को अपने थ्रू पास नहीं होने देगा। ठीक है, इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर बेसमेंट्स एंड फॉर मेकिंग वाटर टाइट कंक्रीट। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट की अगर बात करें तो इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे, अगर कुछ वाटर टाइट स्ट्रक्चर बना रहे हैं जहाँ पे पानी अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ कर लेंगे, जैसे कि बेसमेंट वगैरह हो गया। वहीं अगर रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें, इसमें लाइम का कंटेंट ज़्यादा होता है, और इसको कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बढ़ा देंगे। ठीक है, या ओपीसी जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसको और फाइन ग्राइंड कर देंगे और ज़्यादा उसको कूट देंगे। ठीक है, तो मिल जाएगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मिल जाएगा। वहीं अगर क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो क्वांटिटी ऑफ जिप्सम वो क्या होता है, रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जिप्सम के कारण क्या होता है, सेटिंग डिले हो जाता है। तो हमको चाहिए क्विक सेटिंग सीमेंट।
तो सिंपली क्या करेंगे, जिप्सम का जो अमाउंट है ना उसको रिड्यूस कर देंगे एंड स्मॉल परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज एडेड। जो स्मॉल परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट है वो ऐड होता है। इट इज यूज्ड व्हेन कंक्रीट इज टू बी लेड अंडर वाटर और इन रनिंग वाटर। ठीक है, ये हो गया। आयरन ऑक्साइड इम्पार्ट्स कलर टू सीमेंट। जो आयरन ऑक्साइड है वो क्या करता है, सीमेंट का कलर इम्पार्ट करता है, बट व्हाइट सीमेंट इज फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। जो व्हाइट सीमेंट है ना और उसमें कुछ आयरन ऑक्साइड नहीं होता है इसलिए व्हाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू द इफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्सेस ऑफ अल्कालीज। ठीक है, तो इफ्लोरेसेंस किसके कारण होता है, एक्सेस ऑफ अल्कली। अल्कली अगर सीमेंट में ज़्यादा हो गया है तो उस कारण से इफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। इफ्लोरेसेंस होता क्या है, एक तरह का वाइट पाउडर सब्सटेंस होता है जो कंक्रीट के सरफेस पे आ जाएगा। और कैसे आएगा, कॉज्ड बाय वेपर माइग्रेटिंग थ्रू द बॉडी ऑफ कंक्रीट। अगर कंक्रीट है उसके सरफेस पे अगर पानी आपका क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, वेपराइज हो गया, तो जो भी सॉल्युबल साल्ट अगर है वहाँ पे, सॉल्युबल साल्ट का अल्कली है, तो वो वाइट कलर का सरफेस पे दिखने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल इनग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट विच प्रोवाइड्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। सीमेंट में जो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी होता है वो आपका किसके कारण होगा, तो ये होता है एल्यूमिना के कारण। तो एल्यूमिना क्या करता है, सीमेंट में क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। जल्दी सेट कराना है तो एल्यूमिना का कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है C3AA के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एल्यूमिना Al2 मोलर मास 101.96 ग्राम पर मोल, मेल्टिंग पॉइंट 2072 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी हो गया 3.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बॉइलिंग पॉइंट हो गया 2997 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 3 डेज। 3 दिनों के बाद सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस सीमेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा हाई एल्यूमिना सीमेंट। ठीक है, हाई एल्यूमिना सीमेंट की बात करें तो इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्राइंडिंग द क्लिंकर्स ऑफ एल्यूमिना एंड कैलकेरियस मटेरियल्स सच एस लाइम बाय फ्यूजिंग और सिंटरिंग प्रोसेस। इसमें कुछ नहीं करते हैं, एल्यूमिना का कंटेंट हम बढ़ाते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट में। ठीक है, 37 से 41% करते हैं, सिलिका 3 से 8 होगा, लाइम 36 से 40% होगा, आयरन ऑक्साइड 9 से 10% होगा, टाइटेनियम 1.5 से 2% होगा, मैग्नीशियम 1% होगा, इनसॉल्युबल रेसिड्यू 1.1% होगा। ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के बारे में पूछा है, C3A के बारे में पूछा है, रिएक्ट स्लोली विथ वाटर, तो ये गलत है, ये रैपिडली रिएक्ट करता है। जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये सही है। एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन ये जनरेट करेगा, रैपिड रिएक्शन करता है, फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। ठीक है, तो लगभग 5 से 11% सीमेंट आपको ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हो पाया जाता है, रैपिडली रिएक्ट करेगा पानी के साथ, इनिशियल सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये। इसके अलावा हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करेगा एंड हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू वॉल्यूम चेंज कॉजेज क्रैकिंग, और वॉल्यूम चेंज करने का कैपेसिटी टेंडेंसी ज़्यादा होता है इसमें, जिस कारण से क्रैकिंग होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीक रेसिस्टेंस टू सल्फेट अटैक एंड लोअर्स द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सल्फेट अटैक के अगेंस्ट जो रेसिस्टेंस होता है वो कम कर देता है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा C3A के कारण। अगर हम हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो कितना होगा C3A का हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो 865 जूल पर ग्राम, 865 जूल पर ग्राम होगा। ठीक है, रेजिंग C3A कंटेंट रिड्यूसेस द सेटिंग टाइम, रेजिंग C3A कंटेंट रिड्यूसेस द सेटिंग टाइम। अगर C3A हम बढ़ाते हैं तो क्या करेगा, सेटिंग टाइम को ये कम कर देता है। ठीक है, इसको सेलाइट भी बोलते हैं C3A को। पूरा फॉर्मूला क्या हो गया, 3CaO.Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विसार्ट्स apparatus इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग सीमेंट फॉर इट्स। जो विसार्ट apparatus है इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग सीमेंट फॉर इट्स। विसार्ट apparatus से हम 3 चीज़ मेजर करते हैं, कंसिस्टेंसी, IST और FST। एक तो हो गया कंसिस्टेंसी, दूसरा हो गया IST मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, FST फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। ठीक है, अगर विसार्ट apparatus की बात करें तो विसार्ट्स apparatus इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग सीमेंट फॉर इट्स कंसिस्टेंसी,
इन विच एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर टू फॉर्म अ पेस्ट ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट होता क्या है? कंसिस्टेंसी टेस्ट में क्या करते हैं, पानी का वाटर कंटेंट निकालते हैं जो जिसका रिक्वायरमेंट होता है कि एक ऐसा पेस्ट बनाए जिसका कंसिस्टेंसी नॉर्मल हो, मतलब आसानी से उस पर हम काम कर सके उस पेस्ट पे, ठीक है। और उसको मेजर कैसे करते हैं? द विस्कोसिटी ऑफ विच विल बी सच दैट विसार्ट्स प्लंजर penetrates up to a point of 5 to 7 मिलीमीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ विसार्ट मोल्ड। एक मोल्ड होता है, यहाँ से अगर देखें बॉटम से तो 5 से 7 मिलीमीटर तक पेनिट्रेट कर जाए, क्या? विसार्ट का जो प्लंजर होगा वो, और उस टाइम जो वाटर कंटेंट होगा वही आपका होगा नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए वाटर कंटेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के लिए हम करते हैं विसार्ट एपरेटस, फाइनेस के लिए करते हैं सीव एनालिसिस करते हैं, और साउंडनेस के लिए करते हैं ली चैटलियर एपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट। सीमेंट का हमको कंप्लीट केमिकल रिएक्शन कराना है तो कितना वाटर कंटेंट का रिक्वायरमेंट होगा? तो ये होगा आपका 38%, 38% बाई वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट इज 38% बाई वेट ऑफ सीमेंट। तो 38 में अगर फर्दर हम क्लासीफाई करें तो 23 + 15 होता है। 23 में केमिकल रिएक्शन होता है और 15 में आपका जाता है पोर्स में पानी फिल होने के लिए जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। जो फाइनेस टेस्ट हम करते हैं वो कैसे करेंगे? उसके लिए जो जिस मेथड का नाम है उसका नाम है एयर परमिएबिलिटी मेथड, एयर परमिएबिलिटी मेथड, ठीक है। इसका और भी तरीका है, जैसे कि बाय सीविंग निकाल सकते हैं, और एयर परमिएबिलिटी मेथड तो अपना है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन सीमेंट रिजल्ट्स इन C3S। अगर ज़्यादा है तो नो स्ट्रेंथ, गलत बात, हाई अर्ली स्ट्रेंथ हो जाएगा, स्लो सेटिंग C2S करेगा, स्लो हार्डनिंग C2S करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, हाई अर्ली स्ट्रेंथ। अगर हाई अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो C3S बढ़ा देंगे, C2S कम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ ऑक्साइड्स प्रेजेंट इन द रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट इन द किल्न एट अ हाई टेम्परेचर आर कॉल्ड, ठीक है। तो सिंपली कंपाउंड पूछा है कि कंपाउंड जो फॉर्म होता है सीमेंट का, सीमेंट के अंदर जो रॉ मटेरियल के मिलने से उसको कौन सा कंपाउंड बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बॉक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको? बॉक्स कंपाउंड बोलेंगे। इन सिंपल वी कैन से दैट बॉक्स कंपाउंड्स आर द कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बॉक्स कंपाउंड क्या होता है? कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, फॉर्म ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद सीमेंट। जैसे ही सीमेंट में हम पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? एक रिएक्शन होगा और जो फॉर्म करेगा उसको बोलते हैं बॉक्स कंपाउंड मिलेंगे, बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a manufacturing of cement the dry and wet mixture of calcareous and argillaceous materials are burnt at a temperature of सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में जो भी आपका रॉ मटेरियल होता है, ड्राई या वेट मिक्सचर जो कैलकेरियस और एग्रिलेसियस मटेरियल होता है, उसको किस टेम्परेचर में वेट करेंगे, किस टेम्परेचर पे बर्न करेंगे? तो ये आपका हो जाएगा 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो calcareous and argillaceous raw materials are used in the manufacturing of Portland cement। तो पोर्टलैंड सीमेंट में जो रॉ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं दो तरह का होता है, कैलकेरियस कंपाउंड रॉ मटेरियल्स होते हैं और एक होता है argillaceous रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो सीमेंट कैन बी मैन्युफैक्चर आइदर बाय ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। सीमेंट बनाने का दो तरीका होता है, एक में हम ड्राई प्रोसेस होता है और एक को बोलते हैं वेट प्रोसेस, ठीक है। The dry process is adopted when the raw materials are quite hard। जब raw materials quite hard होता है तब ये adopt करते हैं and are burnt at temperature about 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसको बर्न करेंगे ड्राई प्रोसेस पे, ठीक है। वहाँ भी लगभग इतना ही है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है वेट प्रोसेस में, 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सपेंसिव सीमेंट इज यूज्ड इन रिपेयर वर्क फॉर ओपन अप जॉइंट्स। जो जॉइंट्स अगर ओपन हो गया है, क्रैक आ गया है, खुल गया है, तो कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे उसके रिपेयर वर्क के लिए? एक्सपेंसिव सीमेंट, बिल्कुल सही बात है। एक्सपेंसिव सीमेंट एक्सपैंड्स वाइल हार्डनिंग। तो हार्ड होते टाइम में क्या होता है? एक्सपेंसिव सीमेंट एक्सपैंड करता है और जो भी क्रैक या ओपननेस है वो उसको फिल करता है, भर देता है। तो दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वहीं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्हेन एक्सपैंडिंग और एक्सपेंसिव सीमेंट इज यूज्ड टू फिल कंक्रीट क्रैक्स और ओपन अप जॉइंट्स, इट एक्सपैंड्स व्हाइल हार्डनिंग एंड thus effectively पैक्स द क्रैक और जॉइंट,
ठीक है। तो कोई भी जो एक्सपेंसिव सीमेंट होता है वो क्या होता है, जब उसको फिल करेंगे क्रैक्स में या ओपन ऑफ जॉइंट्स में, तो वो क्या करेगा, हार्ड होते टाइम में एक्सपैंड करेगा और काफ़ी इफेक्टिव तरीके से उस क्रैक को पैक कर देगा, टाइटली पैक कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, x क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है सीमेंट का, then the amount of water used in conducting the initial setting time test on cement, तो IST का टेस्ट करने टाइम में ये हम यूज करते हैं 0.85x। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो IST हो गया आपका 0.85x हो गया, FST हो गया 0.85x हो गया। ठीक है, साउंडनेस टेस्ट 0.78x हो गया, और जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करें तो x/4 प्लस 3.5, x/4 प्लस 3.5 हो गया। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट x/5 प्लस 2.5 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंटेन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, C2S ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, लो हीट सीमेंट में होगा। ठीक है, लो हीट सीमेंट में होगा। लो हीट सीमेंट में क्या होता है, C2S ज़्यादा होता है और C3S कम होगा OPC के कंपेरिजन में। ठीक है, लो हीट सीमेंट की बात करें तो लो C3S होगा, C3A भी कम होगा, C2S ज़्यादा होगा। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो मास कंक्रीटिंग वर्क में करेंगे, जैसे कि अगर डैम बना रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें कम होगा, इसलिए हम इसको यूज़ कर लेंगे। जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का रेट होता है वो स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा वो बराबर होगा किसके, OPC के बराबर होगा। वहीं अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करें तो इसको हाई अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। इसमें C3S ज़्यादा होगा, C2S इसमें कम हो जाएगा, और ये यूज़ करते हैं रोड रिपेयर वर्क हो रहा हो या स्ट्रक्चर में जहाँ पे लोड तुरंत अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे मास कंक्रीटिंग के लिए हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हीट इवोल्यूशन होता है वो ज़्यादा होता है, इससे सीरियस क्रैकिंग डेवलप हो सकता है। ठीक है, फिर अगर SRC बात करें, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट की बात करें, तो एक तरह का पोर्टलैंड सीमेंट है, जिसमें हम क्या करेंगे, ट्राई कैल्शियम जो एल्यूमिनेट होता है C3A, उसको हम कम करते हैं, 5% से कम रखते हैं, और जो C3A प्लस C4AF दोनों का कंबाइंड है वो 25% से कम रखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, सल्फेट साल्ट नहीं बनता है, वो फॉर्म नहीं होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, इससे सल्फेट अटैक का जो खतरा है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, OPC की बात करें, इट रिएक्ट्स विद सिलिका एंड इट इज हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ स्टेम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द IS स्पेसिफिकेशन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है OPC का, आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए। तो OPC का 3 कैटेगरी होता है, 33, 43 और 53। तो 3 दिन पे क्या होगा, इसका अगर हाफ देखें तो 16.5, 3 दिन पे कितना होता है, 50% स्ट्रेंथ लगभग अटेन कर लेता है, तो 16 MPa, 16 MPa से कम नहीं होना चाहिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 3 दिन पे वैल्यू। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि फॉर 33 ग्रेड OPC द 3 day स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 16 MPa। तो अगर OPC का ग्रेड कौन सा है, 33 है, तो उसके लिए 3 दिन का स्ट्रेंथ 16 MPa से कम नहीं होना चाहिए। 43 ग्रेड OPC की अगर बात करें, उस केस में जो 33 डे का स्ट्रेंथ होना चाहिए शुड नॉट बी लेस देन 21 MPa। ठीक है, तो यहाँ पे 16 MPa सबसे कम है, तो यही कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट्स इज सुटेबल फॉर यूज इन मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम्स। लार्ज डैम्स में क्या लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है आपका, डैम्स में यूज़ क्या करते हैं, कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मास कंक्रीट स्ट्रक्चर, जैसे कि डैम हो गया, तो वहाँ पे ऐसा सीमेंट चाहिए होता है जिसका लो हीट ऑफ हाइड्रेशन हो, जैसे कि लो हीट सीमेंट हो गया, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट हो गया, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट हो गया। तो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट देख चुके हैं, वहाँ पे क्या होता है, C3S कम होगा, C3A कम होगा, C2S ज़्यादा हो जाएगा, मास कंक्रीटिंग वर्क में यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है तो क्रैक का चांसेस कम होता है। रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट वो भी कम होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है वो बराबर होगा, OPC के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 346, एयर परमेबिलिटी टेस्ट इज डन टू मेजर फाइननेस। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। फाइननेस ऑफ सीमेंट मेजर करने के लिए, पता लगाने के लिए 2 टेस्ट करते हैं, एक सीव टेस्ट और एक एयर परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक सीविंग से पता लगा सकते हैं और दूसरा स्पेसिफिक सरफेस एरिया डिटरमाइन करके, जिससे जो निकलता है एयर परमेबिलिटी मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो एयर परमेबिलिटी मेथड है इज यूज टू डिटरमाइन, सेम क्वेश्चन, फाइननेस निकालने के लिए। ठीक है, फाइननेस टेस्ट होता क्या है, द डिग्री ऑफ फाइननेस ऑफ सीमेंट इज द मेजर ऑफ द मीन साइज ऑफ द ग्रेन इन इट। तो सीमेंट का जो भी ग्रेन है, दाना है, उसका मीन साइज क्या है, उसको मेजर करने के लिए हम सीमेंट का फाइननेस के बारे में पता करते हैं। 3 मेथड है बेसिकली फाइननेस को टेस्ट करने के लिए। पहला हो गया सीव मेथड, इसमें कौन सा सीव यूज़ करते हैं, तो 90 माइक्रोन सीव यूज़ करते हैं। दूसरा हो गया एयर परमेबिलिटी मेथड यूज़ करते हैं। नर्स एंड ब्लेंस मेथड यूज़ करते हैं। तीसरा हो गया सेडिमेंटेशन मेथड, यहाँ पे वैगनर टर्बिडिम मेथड यूज़ करते हैं। जो लास्ट 2 मेथड है मेजर है, वो करता है जो आपका दूसरा है एयर परमेबिलिटी मेथड और सेडिमेंटेशन मेथड, वो मेजर करता है आपका सरफेस एरिया। वहीं जो पहला है सीव मेथड, ये आपको ग्रेन साइज मेजर करता है। साउंडनेस टेस्ट की बात करें तो साउंडनेस टेस्ट क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू रिटेन इट्स वॉल्यूम आफ्टर इट गेट्स हार्डन। जब सीमेंट हार्ड हो गया है तो अपना वॉल्यूम रिटेन करने का जो क्षमता होता है सीमेंट का, उसको बोलते हैं साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, तो 2 तरीका है साउंडनेस टेस्ट करने का, एक है ऑटोक्लेव मेथड, दूसरा है ली चैटलियर मेथड। ली चैटलियर मेथड की बात करें तो लाइम के कारण जो एक्सपेंशन होता है उसको मेजर करता है। जो ऑटोक्लेव मेथड में हम लाइम प्लस मैग्नीशिया दोनों के कारण मेजर करते हैं। सेटिंग टाइम टेस्ट की बात करें तो ये क्या होता है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टिफनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट टू डिफाइंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, सेटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म कौन से apparatus से करते हैं, तो विसार्ट apparatus। जो रेसिस्टेंस टेस्ट है ये क्या होता है, तो पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन कंक्रीट स्ट्रक्चर यूजिंग विंडसर प्रोब टेस्ट मशीन। तो कौन सा मशीन का नाम है, विंडसर प्रोब टेस्ट मशीन, उससे करते हैं रेसिस्टेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following stone is produced by molding a mixture of iron slag and Portland cement। तो आयरन स्लैग और पोर्टलैंड सीमेंट को मिलाकर एक स्टोन बनाते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्टोन होता है और उसका नाम होता है गार्लिक स्टोन। ठीक है, तो ये सब क्या है ना, इंपीरियल स्टोन हो गया, गार्लिक स्टोन हो गया, रैंसम स्टोन हो गया, विक्टोरिया स्टोन हो गया, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल स्टोन है। क्या है, आर्टिफिशियल स्टोन है। जो कैसे बनाते हैं, उसको मिलाते हैं सीमेंट को, सैंड को और कुछ दूसरे नेचुरल एग्रीगेट को मिलाते हैं, जैसे कि क्रस्ट स्टोन हो गया। तो इससे जो एक स्टोन बनता है सीमेंट का, एक तरह से बने एक तरह का टाइप हो गया, उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल स्टोन। अगर रैंसम स्टोन की बात करें तो ये केमिकल स्टोन है जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम से कम 32 MPa होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और इसको बनाते कैसे हैं, तो सिलिका सोडा को ब्लेंड करते हैं किससे, सीमेंट के साथ। ठीक है, विक्टोरिया स्टोन की बात करें तो ये एक तरह का ग्रेनाइट पीस होता है, विथ इट्स सरफेस इज हार्डन बाई सबमर्जिंग द स्टोन इन सिलिका सोडा फॉर 2 मंथ। ठीक है, सिलिका सोडा फॉर 2 मंथ। गार्लिक स्टोन की बात करें तो गार्लिक स्टोन विच इज एम्प्लॉयड एज अ surface drains and flag stone which is produced by mixing and casting Portland cement and iron slag। ठीक है, imperial stone की बात करें, the procedure used to produce imperial stone includes careful washing of finely crushed granite with Portland cement। ठीक है, तो अलग अलग मिक्सचर से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्टोन बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्टोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 348। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 349 की तरफ। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिकमेंडेड फॉर यूजिंग सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट कंक्रीट टू बी यूज्ड इन फाउंडेशन एंड बेसमेंट वेयर सॉइल इज नॉट इन्फेस्टेड विथ सल्फेट। सॉइल इज इन्फेस्टेड विथ सल्फेट, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे अगर नॉट इन्फेस्टेड है तो यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिकमेंड हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंक्रीट यूज फॉर फैब्रिकेशन ऑफ पाइप्स विच आर लाइकली टू बी बरीड इन मार्सी रीजन और सल्फेट बियरिंग सॉइल। तो यहाँ पे लिख दिया कि सॉइल में क्या है, सल्फेट बियरिंग सॉइल है, सल्फेट है उसमें, मार्सी रीजन में वहाँ पे सल्फेट होगा। तो वहाँ पे अगर पाइप हम फैब्रिकेट कर रहे हैं वहाँ पे हम सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे तो यूज़ करेंगे। ठीक है, कंक्रीट टू बी यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट वर्क्स, तो सीवेज ट्रीटमेंट वर्क्स में हम यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 और 3 हो गया। ठीक है, तो सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट की बात करें तो एक तरह का पोर्टलैंड सीमेंट होता है, इन विच द अमाउंट ऑफ, जिसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3 है, वो 5% से कम होता है। ठीक है, जिससे सल्फेट साल्ट का फॉर्मेशन कम हो जाएगा।
और C3 कम है, C4AF इसमें कम होना चाहिए, ठीक है। सिलिका कंटेंट इसमें ज़्यादा होगा। यूज़ कहाँ पे करेंगे, मरीन कंडीशन में यूज़ करेंगे, फाउंडेशन और बेसमेंट में यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको सल्फेट मिल सकता है मिट्टी में, मार्सी रीजन में यूज़ करेंगे, सल्फेट बेयरिंग सॉइल में यूज़ करेंगे जहाँ पाइप अगर बिछा रहे तो, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट वर्क में यूज़ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 350 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज अ डीलिक्विसेंट, ठीक है। डीलिक्विसेंस होता है क्या है, तो डीलिक्विसेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, पानी के प्रति बहुत उसका लगाव होता है, एंड टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म एन एक्वा सॉल्यूशन, उसका टेंडेंसी होता है कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले और एक एक्वा सॉल्यूशन मिला लें, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एंड वाइडली यूज्ड केमिकल्स ड्यू टू इट्स यूनिक फिजिकल, chemical deliquescent and hydroscopic property which lend it to perform well in many industrial application। सिंपली समझिए, डीलिक्विसेंस के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 350 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर ऐसे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।